नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द चार्जिंग करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन। एक ट्रांसमिशन लाइन में जो चार्जिंग करंट होता है उसका ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है इसका कैरेक्टर कैपेसिटिव सर्किट जैसा ही होता है। तो कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है? कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है और करंट लीडिंग होता है और वोल्टेज लैगिंग होता है। तो देखो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये भी कैपेसिटिव सर्किट जैसा ही है। तो इसमें भी करंट मीन्स चार्जिंग करंट लीडिंग होगा और वोल्टेज लैगिंग होगा। तो इसका आंसर होगा ये वाला, लीड द चार्जिंग करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, मीन्स वोल्टेज लैगिंग होगा और चार्जिंग करंट लीडिंग होगा बाय 90 डिग्री। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन। अगर इंडक्टिव सर्किट होता तो इसमें क्या होता ना, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है ना, वोल्टेज और करंट के बीच में इधर भी 90 डिग्री एंगल बनता है, लेकिन इधर करंट लैगिंग होता है और वोल्टेज लीडिंग होता है। लेकिन कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीडिंग होता है और वोल्टेज लैगिंग होता है 90 डिग्री। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कैपेसिटर अपोजेस। देखो जब हम किसी सर्किट में एक कैपेसिटर को कनेक्शन करेंगे तो ये चार ऑप्शन में से किसको वो अपोज करता है? चेंज इन करंट को चेंज होने से अपोज करता है, या वोल्टेज को चेंज होने से अपोज करता है, या दोनों बोथ करंट और वोल्टेज को चेंज होने से अपोज करता है, या नॉन ऑफ द अबव। देखो जब हम किसी सर्किट में कैपेसिटर को कनेक्शन करते हैं तो उसका काम होता है अपोज चेंज इन वोल्टेज। उस सर्किट में जो वोल्टेज होता है उसको चेंज होने से अपोज करता है, रोकता है। तो ये कैपेसिटर का काम होता है। और इसके बाद देखो जो चेंज इन करंट इसको कौन अपोज करता है ना, इसको इंडक्टर अपोज करता है। तो देखो इंडक्टर का काम होता है किसी सर्किट में चेंज इन करंट को अपोज करना, और कैपेसिटर का काम होता है किसी सर्किट में चेंज इन वोल्टेज को अपोज करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ऑफ ए फीडर इज 3 ओम, इट्स नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस विल भी क्या होगा? देखो पॉजिटिव, देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है और ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस ये दोनों का वैल्यू बराबर रहता है, मीन्स इक्वल रहता है। लेकिन जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है इसमें नेगेटिव का वैल्यू ज़्यादा रहता है, पॉजिटिव का वैल्यू कम रहता है। तो देखो ये एक फीडर है, फीडर जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में आता है, तो इसीलिए इसमें क्या होगा ना, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस का वैल्यू बराबर मीन्स इक्वल रहेगा। तो इस क्वेश्चन में है पॉजिटिव का वैल्यू 3 ओम है तो नेगेटिव का वैल्यू भी 3 ओम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस का वैल्यू बराबर रहता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाय केबल इज जनरली एडोप्टेड फॉर द लाइन लेंथ। देखो नॉर्मली जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, वायर के ट्रांसमिशन लाइन में वायर के थ्रू करते हैं। थ्री फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है, इसके थ्रू क्या करते हैं ना, हम पावर को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर हमें किसी भी पोजीशन में केबल के थ्रू हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा तो हम मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक केबल के थ्रू हम पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा लेस देन 10 किलोमीटर, मीन्स हम 10 किलोमीटर तक ही केबल के थ्रू पावर को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी सिस्टम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ करंट आर डन। देखो जो एसी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, लेकिन डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है, जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये डीसी में नहीं होता है। तो देखो इसीलिए हम जैसे डीसी में एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिंपली 5 + 5 = 10 करते हैं, लेकिन एसी में ऐसा नहीं होगा। एसी के लिए हम क्या करते हैं ना, एसी के लिए हम वेक्टोरियली ये वाला मेथड यूज करते हैं, अरिथमेटिकली नहीं यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन वेक्टोरियली क्या होता है, जो हमारा ट्रायंगल लॉ मेथड होता है या पैरेललोग्राम लॉ होता है उसमें हम वो वाला वेक्टोरियली मेथड होता है, उससे हम क्या करते हैं ना, एसी सर्किट की एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीसी के लिए हम अरिथमेटिकली यूज कर सकते हैं, लेकिन एसी के लिए हमें वेक्टोरियली यूज करना पड़ता है।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयर टू स्टेशन इक्विपमेंट लाइक ऑल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर द चांसेस ऑफ फॉल्ट ऑन ओवरहेड लाइन। देखो कहाँ पर ज़्यादा फॉल्ट होने का चांसेस होता है, जो स्टेशन इक्विपमेंट मीन्स ऑल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर में ज़्यादा फॉल्ट होने का चांसेस होता है, या हमारा जो ओवरहेड लाइन होता है वहाँ पर ज़्यादा फॉल्ट होने का चांसेस होता है। देखो जो ओवरहेड लाइन होता है वो खुला आसमान में पड़ता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक होता है, 1000 किलोमीटर तक होता है। तो इसीलिए जो हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है इसमें फॉल्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन विद किसके, ऑल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये एक ही प्लेस में होते हैं। जो ऑल्टरनेटर होता है ये भी एक ही प्लेस में होता है और ट्रांसफार्मर भी एक ही प्लेस में होता है, लेकिन जो ओवरहेड लाइन है ये बहुत लंबी डिस्टेंस तक कवर करता है। तो इसका आंसर होगा, देखो इसका आंसर होगा ऑल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर है लेस चांसेस ऑफ फॉल्ट इन कंपैरिजन टू ओवरहेड लाइन्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रांजिस्टर कन्वर्ट, ट्रांजिस्टर ये 4 ऑप्शन में से देखो ट्रांजिस्टर डीसी से एसी पावर को, डीसी पावर से एसी पावर में कन्वर्ट करता है, या एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है, या हाई रेजिस्टेंस को लो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है, या नॉन ऑफ द अबव। देखो ट्रांजिस्टर जो होता है वो डीसी पावर्स को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर भी ऐसा ही करता है, इन्वर्टर जैसा काम करता है। उसके बाद देखो ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर 2 डायोड से बना हुआ होता है। मान लो एक पी एन डायोड है और एक डायोड ये, और एक डायोड है एन पी। ये 2 डायोड को जब हम मिलाएंगे, मान लो ये इधर आ गया ये, और ये देखो ये P हो गया, इसका N दोनों, इसका भी N और इसका भी N इधर आ गया, ये P। तो उसके बाद ये बन गया PNP ट्रांजिस्टर। इसका जो ये इसको बेस कहते हैं, ये मिडिल वाला सॉरी ये जो होता है इसको एमीटर कहते हैं, ये मिडिल वाला जो होता है इसको बेस कहते हैं, लास्ट में जो होता है इसको कलेक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रांजिस्टर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पुल आउट टॉर्क ऑकर्स इन ए सिंक्रोनस मोटर पोल्स ऑफ द रोटर। देखो जब सिंक्रोनस मोटर में पोल आउट होता है, देखो पोल आउट टॉर्क क्या होता है, मान लो ये एक सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टर है, इसमें ये एक पोल है, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये हमारा जो रोटर, ये एक रोटर होता है हमारा सिंक्रोनस मोटर का, इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये घूमता है, ये रोटेटिंग करता है। जब ये अनलोड कंडीशन में होता है तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास में ही होता है, कौन साइड में होता है। लेकिन जब इसमें लोड होगा, ये जो सिंक्रोनस मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा इंक्रीज होगा, तब क्या होगा ना, ये रोटर इस कंडीशन में आएगा, इसका थोड़ा इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो देखो ये साउथ पोल है, इसमें थोड़ा एंगल बन गया, जब कुछ एंगल तक ये इसको अट्रैक्ट कर सकता है। अगर थोड़ा ज़्यादा एंगल बन जाता है तब क्या होगा ना, इस ये नॉर्थ पोल और रोटर के साउथ पोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो ख़त्म हो जाता है, जिससे और रोटर को ये स्टार्टर घुमा नहीं सकता। इसको क्या कहते हैं ना, पुल आउट टॉर्क कहते हैं। तो देखो ये पुल आउट टॉर्क कब बनता है ना, जब स्टार्टर की नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रोटर का पोल बनता है। देखो ये मिड वे बिटवीन नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब बनता है तब क्या होता है ना, पुल आउट टॉर्क बनता है। मीन्स ये रोटर का पोल और स्टार्टर का पोल में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स इन ए पावर सिस्टम है। देखो पहले देखो रिएक्टर को हम क्यों यूज करते हैं ना, हाई शॉर्ट सर्किट करंट, हाई शॉर्ट सर्किट करंट से सेफ्टी के लिए हम रिएक्टर को, करंट लिमिटिंग रिएक्टर को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो रिएक्टेंस होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू भी ज़्यादा रहता है। तो देखो सॉरी लार्ज रिएक्टेंस एंड लो रिएक्टेंस, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर में रिएक्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। रिएक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो जो रिएक्टेंस होता है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को आर से करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होता है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर का रूट ओवर, ये होता है हमारा रिएक्टेंस का वैल्यू। और आर का वैल्यू, आर होता है रिएक्टेंस का, देखो ये वाला आर है, तो ये होता है रिएक्टेंस और ये होता है रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्डल कंडक्टर्स आर यूज टू, हम बॉन्डल कंडक्टर को क्यों यूज करते हैं। पहले देखो बॉन्डल कंडक्टर होता क्या है, एक से ज़्यादा वायर, सिंगल वायर होगा तो उसको बॉन्डल कंडक्टर नहीं कहेंगे। अगर एक से ज़्यादा
ओ यार आपस में रहेंगे ऐसे ही, तो उसको क्या कहेंगे ना, बॉन्डल कंडक्टर कहेंगे। तो ये क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि जो कोरोना लॉस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए और लाइन का जो इंडक्टेंस होता है उसको कम करने के लिए हम बॉन्डल कंडक्टर का यूज करते हैं। एक बात याद रखो, जो ओआर होते हैं उसका डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उसका इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा, और ओआर के बीच में जो डिस्टेंस जितना कम होगा इंडक्टेंस भी उतना कम होगा। तो इसीलिए ये जो बॉन्डल कंडक्टर है इसमें पूरा आपस में पूरा जोड़कर है, तो इसीलिए क्या कहते हैं इसके, इसीलिए लाइन इंडक्टेंस का वैल्यू कम होता है और ये कोरोना लॉसेस भी कम होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और दो वायर के बीच में देख लो, दो वायर के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा इंडक्टेंस भी उतना ज़्यादा रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस उतना कम होगा। अगर जितना पास में रहे, दो वायर जितना पास में रहेंगे उसका कैपेसिटेंस वैल्यू उतना ज़्यादा रहेगा, लेकिन इंडक्टेंस का वैल्यू उतना कम रहेगा। ये था, तो इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो लोड फैक्टर, ये एक फॉर्मूला बेसिस से देखो किसी सर्किट में लोड फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड और एवरेज लोड के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है शॉर्ट फॉर्म, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। ये याद रखो, इसके बेस करके, इस फॉर्मूला को बेस करके फॉर्मूला भी प्रॉब्लम भी आता है। तो देखो लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।